देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चंद पंक्तियां हजरत मोहानी साहब की आज कहना चाहूंगी। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे को बदल गए। जी हाँ, हमारी जो भारतीय फौज है वो ऐसे ही शूरवीरों से भरी हुई है जिन्होंने वक्त के सांचे को बदल दिया। फर्ज की राह में खुद को बांधने वाले हर मुसीबत, हर रोड़े, हर सांचे को तोड़ डाला और सिर्फ दिल में एक भावना रखी, देशभक्ति, देश प्रेम, देश की सुरक्षा। और ऐसे ही वीर जवानों की याद में एबीपी न्यूज पिछले 9 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन करता है जिसका नाम है झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारा एक ही मोटिव है एबीपी न्यूज की यही मंशा है कि इस मंच पर हम तमाम उन शहीदों के परिवारों को बुलाएं, उनको सुने, उनके दुख को बांटें और जो मुमकिन मदद हमसे हो पाए वो हम उनकी करें। देश पर कुर्बान होने वाले इन शहीदों को एबीपी न्यूज नमन करता है। और ये सब कुछ, ये जो पूरा कार्यक्रम है, अगर ये मुमकिन हो पाया है तो हमारे स्पॉन्सर्स की वजह से। तो मैं सबसे पहले तहे दिल से उनका शुक्रिया देना चाहूंगी। 9 सैनिटरी नैपकिंस, सिस्का एलईडी, मैचो हिंट, कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन का। जोरदार तालियां हमारे स्पॉन्सर्स के लिए। और वे जो खास मेहमान आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला है, इस मंच पर आने वाला है, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हंसता, खिलखिलाता, गुनगुनाता, मुस्कुराता, चमकता दमकता ये सितारा बॉलीवुड का हमारे बीच मौजूद है। कार्तिक आर्यन का मैं स्वागत करना चाहती हूँ इस मंच पर जोरदार तालियों के साथ। आइए कार्तिक। ये पर्दे के हीरो हैं और आज का जो दिन है वो पर्दे के पीछे रहने वाले उन देश के असली हीरोज के नाम है जिनको आज पूरा देश नमन करता है। कार्तिक, आप कैसे याद कर रहे हैं इन शहीदों को आज? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बहुत गर्वान्वित फील कर रहा हूँ यहाँ पर आकर और आप सबके बीच में यहाँ खड़ा होकर। एंड जितनी भी बातें मैं कहूँ या जितनी भी चीज़ें मैं आपके बारे में, आपके सब शहीदों के बारे में एंड आप सबकी फैमिलीज जो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव रही है उनके लिए, वो बहुत सब कम है। एंड और मुझे बस वही, जैसा आपने जो पंक्तियाँ अभी बोली कि ये शहीद और ये सारे हमारे सिपाही ये सांचे में ढलते नहीं, सांचा बदलने की कोशिश करते रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि एबीपी न्यूज़ ने मुझे यहाँ पे बुलाया और आप सबके बीच में यहाँ पे लाकर खड़ा किया। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। जोरदार तालियां। तो पहला जो शूरवीर है, जिसकी शौर्य गाथा, जिसकी वीर गाथा हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो है गुरु तेज सिंह। देश के वीर सपूत शहीद सिपाही गुरतेज सिंह 22 साल के गुरतेज सेना की पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए। जिम्मा मिला पूर्वी लद्दाख में चीन से लगी गलवान घाटी में देश की हिफाजत का, जिसके लिए गुरतेज अपने प्राणों की आहुति देने तक से नहीं चुके। 15 जून 2020 को पेट्रोलिंग के दौरान गुरतेज ने गलवान इलाके में चीनी सैनिकों को पोस्ट बनाते हुए देखा, जिसके बाद दोनों तरफ से सैनिकों में खूनी संघर्ष हुआ। गुरतेज ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि कई हथियारों से लैस होने के बावजूद चीनी सैनिक पस्त होकर भाग खड़े हुए। अकेले गुरतेज ने ही कई चीनी सैनिकों को मार गिराया, कई को कृपाण से मारा, कई की अपनी हाथों से गर्दन तोड़ दी। 20 भारतीय जवानों की भी उस संघर्ष में शहादत हुई, जिनमें एक गुरतेज भी है। पंजाब के मानसा के रहने वाले गुरतेज 3 भाइयों में सबसे छोटे और परिवार के सबसे लाडले बेटे थे। कभी भी नहीं आके आखना भी मां मैं आ गया, कल जहाज तुरया जावे, मैं पुत तू किते तू आ जा। मम्मी ने कह दी मम्मी मैं आ गया जहाज तो। मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित गुरतेज अपनी शहादत से सिर्फ 1.5 साल पहले ही सेना में आए थे। आंखें सभी की यहाँ पर नम है और अब मैं आमंत्रित
करना चाहूँगी गुरुतेज के बड़े भाई तरलोक सिंह जी को और उनकी माँ श्रीमती प्रकाश कौर को। और मैं आपको बता दूं कि 22 साल के थे गुरुतेज जब उन्होंने अपने शरीर पर, अपने तन पर इस वर्दी को सजा लिया था। गलवान में मुंह तोड़ जवाब उन चीनी सैनिकों को दिया जब उन्होंने हमारी देश की सरहदों को पार करने की नापाक कोशिश की। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। मैं चाहती हूँ कि हम सम्मानित करें। कार्तिक आप आइए। ये बड़े भाई हैं, इन्हीं का विवाह उस दिन हो रहा था 15 जून को, और वहाँ इनका छोटा भाई गुरतेज दुश्मनों से लड़ रहा था, दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहा था। घर में मंगल गाए जा रहे थे, ढोलक बज रही थी, और उधर घर का बहादुर बेटा देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा था, सर्वोच्च बलिदान दे रहा था। आज माँ की आंखें नम हैं और साथ में यहाँ बैठे हर शख्स की आंखें नम हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बैठे, माँ आप बैठे। माँ की गोद तो हम नहीं भर सकते, लेकिन हाँ इन आंसुओं को हम ज़रूर पोंछ सकते हैं। जिस तरीके का साहस की बात आप कर रहे हैं, मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ सीरियसली। बिल्कुल। और कार्तिक की आंखें भी नम है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, और हम सबकी आंखें नम है। और ख़ास तौर पे इस माँ के दर्द को देखकर, इस भाई के कष्ट को देखकर कैसे याद करते हैं अपने भाई को। याद तो हमेशा ही रहता है वो, क्योंकि पूरे परिवार का लाडला था, ईमानदार था, और देशभक्ति उसके स्टार्टिंग में उसके दिल में बसी हुई थी। मैं आज की बात करूँ तो हम उसको ऐसा सेकंड नहीं है जब याद नहीं करते। कार्तिक आप देख रहे हैं माँ है कि आंख से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जी कुछ कहना चाहेंगे इस माँ से आप? मैं इनके भाई से भी, इनसे भी कहना चाहूँगा और इनकी माँ से भी कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं काम कर रहे, ये सब परिवारों के लिए काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए। हमारा एक्चुअली में झंडा ऊंचा ये रखते हैं। बिल्कुल। हम एबीपी न्यूज़ की तरफ से एक छोटी सी मदद इस परिवार की करना चाहते हैं। हम इस बहादुर माँ को सम्मान देना चाहते हैं जिसने ऐसे बहादुर बेटे को जन्म दिया, जिसने देश की सरहदों की रक्षा की और 12 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को धूल चटाई। जो इस परिवार के बेटे ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए किया है, वो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लेकिन फिर भी एबीपी न्यूज़ की तरफ से एक छोटी सी मदद इस परिवार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आप अकेली नहीं हैं, कार्तिक हैं, आपका ये बड़ा बेटा है, मैं हूँ आपके साथ, और इस देश के तमाम बेटे आप ही की संतान हैं माँ। हम सलाम करते हैं आपको। जब कोई फौजी बनता है तो उसका तन मन, हर भावना सिर्फ उसकी वर्दी से, उसके देश प्रेम से जुड़ी हुई होती है। उस फौजी के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, चाहे फिर उस कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो ऐसे ही एक बहादुर की आज बात करेंगे, और उस बहादुर का नाम है मेजर मयंक बिश्नोई। देश के वीर सपूत शहीद मेजर मयंक बिश्नोई 27 अगस्त 2021 जब जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बलों का सामना हुआ, ऑपरेशन की कमान मेजर मयंक बिश्नोई के हाथों में थी। घंटों दोनों ओर से गोलियां बरसती रही। इसी मुठभेड़ में मेजर मयंक के सिर में आतंकियों की गोली लग गई। मयंक 16 दिनों तक मौत से लड़ते रहे। 11 सितंबर 2021 को उनकी शहादत की खबर आई। यूपी के मेरठ के मयंक 2010 में मेजर बने थे। 44 राजपूताना राइफल्स में उनकी तैनाती थी। देश सेवा का जुनून मयंक को पिता वीरेंद्र बिश्नोई से मिला, जो सेना में सूबेदार रह चुके हैं। मैंने बोला, अगर बिश्नोई मैंने तुझे कभी बोला आर्मी छोड़ दे मेरे लिए, तो तू क्या करेगा? कि तो तुझे मेरा आंसर नहीं पता, ऑफ कोर्स तुझे छोड़ दूंगा। उसके कपड़े पहनना, उसकी यूनिफॉर्म देखना, उसकी रिंग पहनना, उसके वॉच पहनना मुझे स्ट्रेंथ देता है। उसमें उसकी खुशबू है। जब तक आप उस जूते के अंदर पैर नहीं रखते हो ना, आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि आपने क्या खोया है।
मयंक तो अब नहीं, पर स्वाति ने परिवार का बेटा बनकर जिंदगी की हर चुनौती का सामना करने की ठान ली। स्वाति दिल्ली में वकालत करती है। मैं इस बहादुर की बहादुर पत्नी को अब इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ इस वीरांगना का स्वागत कीजिए जो ये कहती है कि मुझे कोई दुख नहीं, वो आज भी मेरे साथ हैं और ऐसे और वीर इस देश में होने चाहिए। बहुत बहुत स्वागत स्वाति आपका। मैं चाहूंगी कि कार्तिक पहले आपका सम्मान करें। अपनी जान देकर देश की अस्मत की रक्षा करने वाले रणबांकुरों की दास्तान में ये एक बड़ा नाम इतिहास हमेशा याद रखेगा। स्वाति की आंखें नम हैं, इनके दुख को, इनके दर्द को हम समझ सकते हैं। प्रशस्ति पत्र आप ले आएं। हमारी कोशिश इस परिवार को सम्मान देने की, इस बहादुर बेटे के परिवार को वो इज्जत देने की जो उसने हम सबको नवाजी, अपनी जान देकर हमारी रक्षा की। ये छोटा सा सम्मान राशि हमारी तरफ से स्वाति आपके लिए। जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। मेजर मयंक बिश्नोई, कितने साल का साथ था आपका स्वाति? Before marriage, it was for 2 years. After marriage, it was for 3.5 years. यानी 5 साढ़े 5 साल Yes. में आपने पूरी जिंदगी जी ली। Definitely. कहते हैं ना, brave hearts doesn't die. So that is a true saying. आज भी मैं I go for fine lines. I celebrate his birthday. आज 5th of August was his birthday. I celebrated his birthday the way he always wanted to celebrate. You know, his all the small things. आज भी लड़ती हूँ उससे। आज भी उसकी रोज़ यूनिफॉर्म बनती है, आज भी उसके जूते साफ़ होते हैं, आज भी डाइनिंग टेबल पे 2 प्लेट्स लगती हैं। दैट्स हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ। सो उसकी और मेरी जोड़ी विक्रम एंड बेताल की तरह है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। घड़ी पहनी हुई है, उनकी Yes. अंगूठी पहनी हुई है, His ये एहसास watch. कराती है हमेशा साथ है। It's a pride to carry, you know, that always make me remind that he is alive, and yes, he is. So that gives me strength. His ring gives me strength. उसकी मदर कहती हैं कि बेटा उतार दो, तुम बहुत यंग हो अभी, और वो चला गया है। अगर आप कभी उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा, मतलब मैं कभी कभी शॉक्ड हो जाती हूँ उनकी वो स्ट्रेंथ देख के। मैं सलाम करती हूँ आपको। मैं भावुक हो गई हूँ, लेकिन आप वो हिम्मत दिखा रही हैं और आपको देखकर मुझे लग रहा है हर देशवासी को ये हिम्मत मिल रही होगी और ये जज्बा पैदा हो रहा होगा कि ऐसी वीरांगनाएं भी हैं इस देश में, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार इस देश पर, लेकिन उनके माता पिता को कैसे संभालती हैं? You know, they are my parents. I am so blessed that I have 4 parents. उनको मुझे लगता है जब एक सोल्जर जाता है ना, उसके अंदर वो खून नहीं है, वो कुछ और ही लेके आता है, और जो उसको इस दुनिया में लेके आते हैं उनके अंदर भी कोई नॉर्मल ब्लड नहीं है। उनको संभालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप में ही इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं इस पूरे देश के लिए कि ये जो ब्रेव हार्ट्स हैं जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हैं, उनको एक दिन के लिए याद नहीं किया जाना चाहिए। They are not meant for this 15th August or 26th January. This is meant for whole life. People should remember freedom is not free. It takes somebody's the entire home. That's the thing. So you should not forget this thing that the freedom is not free. Freedom takes everything. क्या संदेश आप देना चाहेंगी युवा पीढ़ी को? क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसा भी कह देते, नहीं भाई सेना में बड़ा रिस्क है। क्या ये कभी आपने सुना जब आपकी शादी हो रही थी, या कभी आपसे कहा गया और फिर वो दुख तो आ ही गया? My father is a फौजी। अच्छा, आज अगर मेरा बेटा होता तो मैं डेफिनेटली चाहती वो इन्फेंट्री ज्वाइन करता, 30 राजपूत या 27 राजपूत में कमीशनिंग लेता और 44 RR ज़रूर सर्व करता। माई हस्बैंड यूज़ टू टेल मी वन थिंग, स्वाति कभी लाइफ में ऐसा टाइम भी हो सकता है जब शायद ये रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब साथ छोड़ देंगे। फ़ौज एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे साथ आगे पीछे हमेशा खड़ी रहेगी, एंड दैट इज़ अ ट्रू सेइंग। 27 राजपूत, 30 राजपूत, 44 RR in this entire army is not just a name. They are my family. Everyone is Mayank, you know. That's what I feel. यही है मयंक, बिल्कुल। और तालियां होनी चाहिए इस जज्बे को। क्या बात मेजर मयंक की जो आपको याद आती है, उनका खाना बनाना, उनका गीत बजाना, कुछ तो ऐसा होगा? बिल्कुल, जब मैं उसे याद करती हूँ, आई स्टिल रिमेंबर, यार विष्णु जब तू बाहर जाता है तुमको डर नहीं लगता क्या यार?
कभी भी गोली कहीं से भी आ रही है, कभी भी लग जाएगी और वो जो फैमिली है, माँ बाप हैं, वो सब छूट जाएंगे। तो उसने मुझे क्या आंसर दिया, तो ये तिरंगा देखती है, ये तिरंगा जो आज लहरा रहा है ना, जो मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स जो जा चुके हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनकी सांसों से चलता है ये तिरंगा। और हम नीचे उस सिपाही हैं जिसको इस तिरंगे को और ऊंचा लहराना है। और ऑलवेज हमेशा याद रखना, वो क्या करता था, हमेशा ही यूज्ड टू टेक्स्ट मी, आई एम इन, आई एम आउट। कहता मैं रात को तुझे हमेशा ऑपरेशन जाने से पहले एक मैसेज करता हूँ, सो आई एम गोइंग, आई लव यू सो मच, आई विल बी बैक सून। इसीलिए करता हूँ कि शायद कल वो मौका मिले ना मिले, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि यू शुड नेवर क्राई फॉर मी। जिस दिन तूने रो दिया और जिस दिन तूने अपनी हार मान ली, उस दिन जो तूने तिरंगा कभी मेरे लिए हाथ में पकड़ेगी, उसकी जो एक प्राइड है वो चली जाएगी। सो आई कांट अफोर्ड, व्हेन माई हस्बैंड डिडंट गिव अप, हाउ कैन आई गिव अप? देयर इज़ वन थिंग, यू नो, हस्बैंड तो यूनिफॉर्म पहनता ही है, उसकी बीवी भी यूनिफॉर्म पहनती है, वो भी स्टार्स लगाती है, वो दिखते नहीं है बट वो भी स्टार्स लगाती है। और वो स्टार्स उसे हमेशा ये चीज़ याद दिलाते हैं दैट फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, his man has given his life for this country, that is why this country is going so high and we should remember that. मुझे लग रहा है निशब्द हो गए, आंखें नम है कार्तिक की। मैं सलाम है ऐसी महिलाओं को, बहुत ज़्यादा सलाम है। और इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपकी जो एनर्जी है और जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इतनी तालियां, इतना खुश सब लोग आपकी बातों से हो रहे हैं। और जिस तरीके से आप सोचती हैं अपने हस्बैंड के बारे में, अपने देश के बारे में, और जिस तरीके से आप उनकी वॉच पहनी है, उनकी चीज़ें अभी भी, जैसे आपने बोला कि मेज़ पर 2 प्लेट लगाते हैं और उनका वो कहीं गए नहीं है, वो आपके साथ हैं। आई थिंक ये मतलब मेरे लिए भी एक इतना बहुत अलग थॉट प्रोसेस है जो मैं खुद इंस्पायर हो रहा हूँ। सो सल्यूट टू यू एंड सल्यूट योर हस्बैंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चाहे कोई भी ओहदा हो, चाहे वर्दी का कोई भी रंग हो, पर जज्बा इन सभी फौजियों में एक ही है, और वो जज्बा है देश की रक्षा करना, तिरंगे को ऊंचा रखना, और चाहे उसमें फिर अपने प्राण ही क्यों ना चले जाएं। मैं कर्नल विप्लव को याद करना चाहूंगी, उनकी शौर्य गाथा दिखाना चाहूंगी। देश के वीर सपूत शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, जिनकी शहादत आज भी आंखों को नम कर देती है। कर्नल विप्लव त्रिपाठी 46 असम राइफल्स के कमांडिंग अफसर थे, मणिपुर में तैनात थे। 13 नवंबर 2021 वो काली तारीख जब विप्लव अपनी क्विक रिएक्शन टीम के साथ म्यांमार बॉर्डर स्थित एक चेक पोस्ट का निरीक्षण कर लौट रहे थे। पत्नी और 8 साल का बेटा भी साथ था। तब चूरचंद्रपुर इलाके में उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा, 8 साल का बेटा अबीर और 4 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना के पिछले कुछ सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सर्विंग ऑफिसर की परिवार समेत उग्रवादी हमले में शहादत हुई। शहादत से करीब 1.5 साल पहले ही कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पोस्टिंग मणिपुर में हुई थी। तो म्यांमार बॉर्डर पर जो ड्रग्स तस्कर थे उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई थी, उनकी बहुत सी खेप पकड़ी थी, और बस यही दुश्मनी थी उन तस्करों की कर्नल विप्लव से, इस बहादुर बेटे से। मैं उनके माता पिता को आमंत्रित करना चाहती हूँ। सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी, उनके पिता, आशा त्रिपाठी जी, कर्नल विप्लव की माता जी। और जिस समय हम ये फिल्म दिखा रहे थे उनके बेटे की, दोनों ही माता पिता रो रहे थे। मणिपुर के असम राइफल्स की एक टुकड़ी के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल विप्लव। आंखें नम हैं, आप देख रही थी अपने बेटे को। ऐसा लगता है कि उस पल को वापस खींच लें, क्योंकि आपने तो सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया, आपने अपनी बहू को खोया, अपने पोते को खोया, अबीर को खोया। 8 साल के थे वो सिर्फ। वो कहते हैं ना,
छत्तीसगढ़ में, हम छत्तीसगढ़ के हैं जी बेसिकली। जी। माँ कौशल्या की धरती, तो कौशल्या माँ का कुछ अंश तो मुझ में आया होगा। और वो तो मेरा राम था। हर माँ को अपना बेटा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शायद वो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा था मेरे लिए। राम तो 14 साल के बाद आ गए। वो नहीं आया, पर वो कहीं तो है। वो रोज आता है सपनों में। लगता ही नहीं वो हमसे अलग है। और मैं तो चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में ही पूरे हर घर से एक विप्लव त्रिपाठी निकले, हर घर से निकले। पेनफुल है, बट पेनफुल प्राइड यू कैन से। और मेरा बेटा अक्सर कहता था, मैं ऑलिव ग्रीन इज द कलर ऑफ लव। मैं उससे पूछती थी व्हाट इज लव, तो बोलता था ऑलिव ग्रीन इज द कलर ऑफ लव। फॉर हिम ऑलवेज ऑलिव ग्रीन। वो उसने अपनी पहली सैलरी में जो साड़ी खरीद कर मुझको दी थी वो ग्रीन कलर की थी। ये कहा जाता है कि माता पिता के लिए मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, बेटे से ज़्यादा पोता प्यारा होता है, चाहे वो नाना नानी हो, चाहे वो दादा दादी हो। अबीर ज़्यादा याद आते हैं, विप्लव से ज़्यादा याद अबीर आते हैं। अबीर आता है। और इतना डेडिकेशन था, उसके कई वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें वो हर्डल रेस और कई तरह की वो। और जब आए मिज़ोरम में हम उसके पास थे तो लंच लेकर फिर वो यूनिफॉर्म पहनकर आता था और गन लटका लेता था और कहता था दादी मैं जा रहा हूँ, गार्ड भैया के साथ ड्यूटी करूँगा। हमेशा, यानी आधा दिन तो उसका यूनिफॉर्म में। उसकी मम्मी कहती थी, मेरी बहू जो है अनुजा, ये मैं कह सकती हूँ कि मैंने बहुत पुण्य किया था, ऐसी बहू मुझको मिली थी, कम समय के लिए ही सही। लेकिन 10 साल में मैं 70 से ऊपर की हो चुकी हूँ, लेकिन 10 साल में उन्होंने जो प्यार मुझको दिया वो शायद उसकी गहराई, और उसकी गहराई को पाना बहुत मुश्किल है। लोग बेटों की तारीफ़ करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने तो पाया कि बहुएं बेटों से ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये मैंने कोई पुण्य किया था। उसकी मम्मी का फ़ोन आता था कि दीदी क्या कर रही है, तो मैं बोलती थी कि मैं आपकी बिटिया की तारीफ़ नहीं करूँगी, मैं अपनी तारीफ़ करूँगी कि मैंने पुण्य किया था ना, इसीलिए मुझको आपकी बेटी मिली। ये बहुत अच्छी बात है। और सास और बहू का ऐसा अनोखा रिश्ता। मैं अंकल अब आपका रुख करना चाहूँगी। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया में सबसे भारी क्या, तो युधिष्ठिर ने कहा कि पिता के कंधे पर बेटे का शव। मुझे लगता है कि पिता के लिए इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं है, अपने बेटे को खो देना और साथ में पोते का भी चले जाना। कैसे याद करते हैं आप विप्लव को? बिला शक ये जो वज्रघात हमारे परिवार पर हुआ है, उसकी पीड़ा से हम आखिरी सांस तक मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं विप्लव का पिता हूँ और उसे उस वक्त से जानता हूँ जब वो इस धरती पर आया, वो शुरू से ही उसमें एक कुछ गुजरने वाला जज्बा था, कुछ कर गुजरना चाहता था बचपन से ही। सैनिक स्कूल में दाखिला हम लोगों ने, माने कम से कम मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ उसका कराया। वो सैनिक स्कूल में ही दाखिला लूँगा कहता था, और फिर सैनिक स्कूल से दाखिला लेने की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एनडीए में जाना चाहा, जबकि वो चाहता तो आईआईटी और आईएएस यूपीएससी के एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं एनडीए का ही एग्ज़ाम दूंगा।
और एनडीए के उस कठिन एग्ज़ाम में भी वो सफल हुआ। और उसके बाद आईएमए में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसको जो कमीशन मिला लेफ्टिनेंट का एज, उसकी पहली पोस्टिंग जब वो 20 साल की उम्र का था सियाचिन ग्लेशियर में हुई थी। जब वो लेफ्टिनेंट था, 60 डिग्री -60 डिग्री टेम्परेचर में 6 महीने उसने वहाँ बिताए। उसके बाद सियाचिन से मणिपुर तक का उसका पूरा जो सैन्य जीवन है वो बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का जीवंत दस्तावेज कहा जा सकता है उसे। मैं उन सब घटनाओं का जिक्र यहाँ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये जो आखिरी 13 नवंबर की घटना थी जिसमें वो म्यांमार बॉर्डर से अपने भारत के पोस्ट का इंस्पेक्शन करके लौट रहा था, तब भी उसने जब एक घात लगाकर कायराना हमला किया गया उसके ऊपर। पहले उसकी जो पायलट वेन थी उसको आईडी से ब्लास्ट कर दिया गया। उसके बाद टायरों का उसकी खुद की गाड़ी के टायर को गोलियों का निशाना बनाया गया और उसके बाद गोलियों की बौछार कर दी गई। उसने भी अपनी पूरी कार्बाइन खाली कर दी, पूरी कार्बाइन खाली कर दी और उसके बाद सर्विस रिवॉल्वर का आखिरी गोली तक उसने चलाया। कार्बाइन भी खाली मिली और सर्विस रिवॉल्वर भी खाली मिली थी बाद में जब वहाँ इंस्पेक्ट किया गया ध्यान से। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। आइए प्लीज। अपनी जिंदगी, अपना करियर, अपनी और अपने परिवार की खुशियों से ज्यादा देश की सुरक्षा को तवज्जो देना ये हर किसी के बस का नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि पहले हम उनकी शौर्य गाथा आपको दिखाएं, फिर उनके परिवार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। देश के वीर सपूत शहीद कांस्टेबल विकास कुमार। यूपी के बांदा जिले के रहने वाले विकास कुमार सीआरपीएफ की 204 कोबरा बटालियन में कांस्टेबल पद पर तैनात थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लोहा लेते हुए देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। 9 फरवरी 2020 को बीजापुर सुकमा बॉर्डर के इरापल्ली इलाके में बड़ी नक्सली गतिविधि की सूचना मिली। सीआरपीएफ ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अगले ही दिन नक्सलियों से सामना हो गया। कई नक्सलियों को सीआरपीएफ ने ढेर कर दिया। इसी दौरान विकास को नक्सलियों की गोली लग गई। विकास के अदम्य साहस के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। अब मैं बुलाना चाहूंगी इस बहादुर की पत्नी श्रीमती नंदिनी देवी जी को और उनकी मां कैल्सिया देवी को। जोरदार तालियां बजाएं और छोटी सी बच्ची जो गोद में है वो उनकी बेटी, शहीद की बेटी विकास कुमार जी की बेटी। ये परिवार नमन करते हैं हम इनको। आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने पिता की बहादुरी को शायद वो तब समझ पाएगी जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी समझदार हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि हम सम्मानित करें उनकी पत्नी और उनकी माँ को। इस माँ को सलाम है जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। और मैं स्पॉन्सर्स हैं हमारे कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के डेप्यूटी जनरल मैनेजर अशोक व्यास जी, उनको भी बुलाना चाहती हूँ। नमन करता है ऐसी माँ को देश। ये छोटी सी बच्ची और इस बहू को जिसकी उम्र बहुत कम मुझे दिख रही है, कैसे संभाल पाती है? क्योंकि जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। हमारी बहू नहीं, हमारा बेटा है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात कि ये बहू नहीं है, ये हमारा बेटा है। नंदिनी, आप इस बच्ची के सवालों का जवाब कैसे देती हैं? जब ये तस्वीर देखती है या पूछती है ये कौन है या ये कब आएंगे, तो क्या कहती हैं, कैसे जवाब देती हैं? तस्वीर देखती है और बोलती रहती है पापा पापा, बहुत दुख होता है। आपकी माँ कह रही हैं कि आप इस घर की बहू नहीं हैं, आप इस घर का बेटा हैं। कैसे जिम्मेदारी निभाती हैं, कैसे निभाएंगी? वो नहीं है, उनकी जगह मैं ही हूँ। जो होता है मुझसे, मैं उनके हर उनका कर्तव्य पूरा कर रही हूँ और आगे भी करती ही रहूँगी। उनकी जगह तो और कोई नहीं ले सकता।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज 75 वर्ष के आज़ाद भारत में अगर हम और आप इत्मीनान से सांस ले रहे हैं तो उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे देश के उन बहादुर बेटों को जो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करते हैं, अपने प्राण तक न्यौछावर करने में मिनट की भी देरी नहीं करते हैं। और ऐसे ही बहादुर बेटा जो है, मैं चाहती हूँ कि पहले हम उनकी शौर्य गाथा देखें। देश के वीर सपूत शहीद हवलदार अनिल तोमर, यूपी के मेरठ के रहने वाले अनिल तोमर सेना की 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में हवलदार पद पर तैनात थे। पोस्टिंग कश्मीर के शोपियां में थी, जहां 25 दिसंबर 2020 को एक गांव में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। अनिल फौरन अपनी टीम के साथ पहुंच गए, मोर्चा संभाल लिया। लंबी मुठभेड़ में अनिल और उनके एक साथी आतंकियों की गोली से घायल हो गए। तब अनिल ने अपने साथी को न सिर्फ अस्पताल पहुंचवाया, मौके से तब तक नहीं हिले जब तक कि दोनों आतंकियों को मार नहीं गिराया। बुरी तरह घायल अनिल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 28 दिसंबर को वो वीर गति प्राप्त हुए। मैं बुलाना चाहती हूँ वीरांगना मीनू तोमर जो कि उनकी पत्नी है, उनको बुलाना चाहूंगी, और भोपाल सिंह जी और कौशल कुमार जी, उनके बेटे लक्ष्य को भी मैं बुलाना चाहूंगी। स्टार इमेजिनिंग एंड पैथ लैब के डायरेक्टर समीर भाटी जी, उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो आए और इस परिवार को सम्मानित करें। ये वो बहादुर परिवार जिसने इस बेटे को जन्म दिया, इस बेटे को पाला पोसा, ये वो पत्नी, ये वो परिवार जिसने इतना बड़ा बलिदान देश के लिए दिया। पिता और बेटे का सम्मान आज, क्योंकि मैं इसलिए लक्ष्य आपको ये कह रही हूँ क्योंकि आपका ये जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि आप भी फौज में जाना चाहते हैं, और आपकी माँ को भी सलाम करती हूँ जिसने अपने पति को खोया लेकिन उसके बाद भी वो कहती है कि मेरा बेटा फौज में ही जाएगा। बाबा, वैसे तो मेरे पास शब्द नहीं है आपसे, मैं क्या पूछूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कैसे याद करते हैं अपने बेटे को? बचपन से ही मैं आर्मी में जाऊंगा, आर्मी में जाने की ही बात करेगा, मैं तो देशभक्ति करूंगा। मीनू तोमर जी, मैं चाहती हूँ आप माइक ले लें। बेटी है और एक बेटा है, मैं इन दोनों को भी आर्मी ही ज्वाइन कराऊँ। इस जज्बे को सलाम है। लक्ष्य रो रहा है इस समय और मेरे पास भी शब्द नहीं है। लक्ष्य, फौज में जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? पैरा कमांडो। पैरा कमांडो बनना चाहते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तालियां बजाइए, देखिए सब तालियां बजा रहे हैं। अगेन बहुत गर्व वाली और बहुत प्राउड फीलिंग है कि आप सब फौज में भर्ती होना चाहते हैं और अपने देश का झंडा ऊंचा करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड सच में ये सिर्फ आपके पापा नहीं, आप खुद भी ब्रेव हार्ट है। सो सल्यूट टू यू ऑल्सो एंड द होल फैमिली। जोरदार तालियां बजाएं इस बहादुर परिवार के लिए जिसने ऐसे बहादुर बेटे को देश को दिया, जिसने हमारी सरहदों की रक्षा की, हमें सुरक्षित रखा, हमें महफूज रखा। कार्तिक, अब मन कर रहा है कि अब वर्दी मैं भी पहनूं और कोई ऐसी फिल्म करूं और ऐसे ही जवान बनूं, सेना का अधिकारी बनूं, कोई ऐसी फिल्म। अब मन किया आज इस मंच पर आने के बाद अचानक लगा हो कि मैं कम से कम अभिनय करके ही उस जिंदगी को जीऊं। अब इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुझे इनफैक्ट और डर लगने लगा ये जब देख के। मुझे लगता है कि इतना साहस हम असल उसमें जब ये देखने को मिलता है तो वो जब रील में जब वो होता है, क्या हम उतना दिखा भी पाते हैं और उतना जज्बा हम फील कर भी पाते हैं? क्योंकि ये जो रियल में आप सब करते हैं, आपके बेटे ने या आपके पति ने या किसी के भाई ने, तो जिस तरीके का साहस आप सब ने दिखाया है, आई डोंट थिंक सो कि वो रील में या सिनेमा में उस तरीके से दिखाया जा सकता है। और जो फीलिंग्स आप लोग फील कर पाते हैं वो हम लोग वैसे नहीं दिखा। बहुत बड़ी बात कार्तिक कह रहे हैं। कार्तिक के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगा, आज़ादी जो शब्द है वो एक्चुअली अपने आप में पूरा भरपूर है। और जितना आज़ाद चाहे हम बाहर से हों और अपने दिमाग से, उतना अच्छा है, वही आज़ादी है। हमारे शहीदों ने जितना हमारे देश के लिए, हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई की थी और अभी आज़ाद रखने के लिए लड़ाई करते जा रहे हैं और करते रहेंगे, तो मैं उनके लिए बस सल्यूट करना चाहूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक, आपने समय निकाला और इस मंच पर आए और सभी शहीदों के जो परिवार थे उनके साथ आपने वक्त बिताया। तो कार्तिक आर्यन हमारे साथ मौजूद हैं और अब मैं बुलाना चाहूँगी शैलेंद्र हेगड़े जी को, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एबीपी नेटवर्क में। कार्तिक जी को बुके देंगे अब शैलेंद्र हेगड़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक आपका, शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 75 साल का एक लंबा सफ़र आज़ादी का हमने तय किया है, ऐसे में गीत संगीत और धुन भी होनी चाहिए। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मोहम्मद फैज़ को, जो कि सोनी टीवी के रियलिटी शो सुपर स्टार सिंगर सीज़न 2 में बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत लोकप्रिय कंटेस्टेंट हैं। उनके जो गीत हैं बेहद मधुर, बेहद मीठी आवाज़ उनकी। तो मोहम्मद फैज़ अब मंच पर आएंगे और कुछ देशभक्ति के गीत हो जाएं। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। संदेश से आते हमें तड़पाते, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश से आते तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। तो देशभक्ति की सुरीली धुनों से सराबोर इस खास पेशकश के बाद अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अब चलते चलते इस उम्मीद के साथ कि चाहे हम रहें न रहें, ये देश रहेगा, साथ ही ऊंचा रहेगा तिरंगा। नमस्कार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।